The people of India have reposed their faith in the government led by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and re-elected it for a historic third term. India's economic growth continues to be the shining exception and will remain so in the years ahead. We particularly focus on employment, skilling, MSMEs and the middle class. That all Indians, regardless of religion, caste, gender and age, make substantial progress. नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे 1 फरवरी को प्रेजेंट होने वाले इंडियन बजट की। क्यों ये बजट इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों हमारी इकोनॉमी की लाइफलाइन बन सकता है ये बजट, क्यों हमारे स्टॉक मार्केट्स की आने वाले महीनों में दिशा तय कर सकता है ये बजट, आपके और मेरी जेब पर क्या असर डाल सकता है ये बजट, हमारी इकोनॉमी का क्या डायरेक्शन होगा, वो भी शायद इस बजट से तय होगा। तो दोस्तों, इस बजट की मैं विस्तार में चर्चा करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमें हौसला मिलता है। तो जब 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट में खड़े होकर अपना बजट पेश करेंगी, तो क्या बड़ी चुनौतियां हैं उनके सामने, क्या बड़े चैलेंजेस हैं और हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। क्या वो ऐसा कर सकती हैं जिससे देश की बोझिल, शिथिल, स्लो डाउन हो रही इकोनॉमी एक बार फिर फास्ट ट्रैक पे आए या कम से कम सही दिशा पकड़े। क्या वो ऐसा करें जिससे हमारे स्टॉक मार्केट सुधरे, ऐसा वो क्या करें जिससे कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की एक लगातार सेलिंग हो रही है, पिछले कुछ महीनों में आप समझ लीजिए 2.5 से 3 लाख करोड़ की सेलिंग FIIs कर चुके हैं। जनवरी में शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब उनकी सेलिंग कुछ हजार करोड़ से कम की हुई हो। ऑन अ डेली बेसिस थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की सेलिंग FIIs की रही है। तो ऐसा हमारी अर्थव्यवस्था में क्या हो गया है जिसकी वजह से वो सडनली डिसइल्यूजन्ड हो गए हैं, उनका मोह भंग हो गया है हमसे। तो कुछ बड़े फैक्टर्स हैं, कुछ बड़ी बातें हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे बड़ा चैलेंज तो इकोनॉमी के सामने यही है कि हम एक स्लो डाउन या मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। पिछले कुछ क्वार्टर्स में सबसे स्लो ग्रोथ रेट पिछले क्वार्टर में दर्ज की गई थी, जो सितंबर एंडिंग क्वार्टर था। अब दिसंबर की ग्रोथ रेट आएगी। तो क्या हो गया है ऐसा? कुछ बड़ी बातें, कंजम्पशन डाउन है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डाउन है, गवर्नमेंट का कैपेक्स यानी गवर्नमेंट के खर्चे डाउन है, टैक्सेशन स्ट्रक्चर बहुत भारी लग रहा है, जैसे लोगों को, कॉर्पोरेट्स को भी, इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को भी। तो वो खर्च नहीं कर रहे हैं तो बाजार में खपत नहीं बढ़ रही, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, क्योंकि खपत नहीं होगी तो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। तो लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा तो वो खर्च कैसे करेंगे? जेब में पैसा कैसे हो जब रियल वेजेस बढ़ नहीं रही हैं, टैक्स के बर्डन से हम सब लोग दबे हुए हैं। तो फिर ऐसा क्या करे? और अगर टैक्स कलेक्ट नहीं करे सरकार, तो सरकार अपने खर्चे कैसे चलाए, फिस्कल डेफिसिट को कैसे मेंटेन करे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे कहां से होगा? आसमान से तो आएगा नहीं उसके पास पैसा। तो इन सब चुनौतियों के बीच में क्या कर सकती हैं निर्मला सीतारमण, या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ऑब्जर्वर्स की और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की? आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि ये इस सरकार का, मोदी सरकार का 11वां बजट है और शायद सबसे ज्यादा चैलेंजिंग, दुर्गम, डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में आ रहा है। 2014 में आए थे, इकोनॉमी ठीक ठाक हालत में थी, फिर ठीक दिशा में चली, अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे, कुछ ग्लोबल स्लो डाउन था, फिर पिकअप हुआ, फिर कोविड हुआ, फिर कोविड के बाद हम आगे बढ़े। एक अच्छा काम जो पोस्ट कोविड इंडियन गवर्नमेंट ने किया, वो बड़ा फाइनेंशियल स्टिमुलस ने दिया मार्केट्स को बूस्ट करने के लिए। तो वो आर्टिफिशियल स्टिमुलस से कई देशों की अर्थव्यवस्था बूस्ट हुई, लेकिन जितनी तेजी से ऊपर गई उससे भी ज्यादा तेजी से नीचे धड़ाम से गिरी। इंडिया में रिलेटिवली एक स्टेबल, स्थायित्व का एनवायरनमेंट रहा, वातावरण रहा, लेकिन उसके बाद से लगातार कोई इमेजिनेशन नहीं दिख रही भारतीय अर्थव्यवस्था की मॉनिटरिंग में और जिस तरह से उस जहाज को संचालित किया जा रहा है। एक बात जिसकी तरफ बार बार लोगों का ध्यान जा रहा है कि टैक्स रिजीम हमारी अनसर्टेन है। हर साल कुछ ना कुछ टैक्स में टिंकरिंग होती है, रेट्स बदल जाती हैं, कुछ बढ़ जाती हैं, तो उसकी वजह से एक स्टेबिलिटी या स्थायित्व या निश्चितता का माहौल नहीं रहता। तो हमारे यहाँ 2018 तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स
जीरो था, शून्य। जी हाँ, अगर आपने 1 साल से ज्यादा शेयर रखे हैं तो आप उस पर जीरो टैक्स देंगे। वो 2018 में अरुण जेटली ने 10% कर दिया और शॉर्ट टर्म टैक्स को 15% कर दिया, जो पहले 10% होता था। वो पिछले साल बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को 12.5% कर दिया गया, शॉर्ट टर्म को 20% कर दिया गया। उसकी वजह से एक अनिश्चितता हुई, और खासकर एफआईआईज में, जो जब आपका डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया गिर रहा है, इंडियन स्टॉक मार्केट्स उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो इन डॉलर टर्म्स एफआईआईज तो फिर ये ज्यादा टैक्स देके कुछ कमाते ही नहीं है, तो फिर वो यहां पे क्यों निवेश करेंगे? उनकी कोई ऐसी मजबूरी तो नहीं है कि भारत में ही पैसा लगाएं। ठीक है, भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, लेकिन 5% की दर से ही तो बढ़ रही है। अगर उस पर टैक्सेशन स्ट्रक्चर ज्यादा होगा और उस पर भी एक अनिश्चितता रहेगी, तो वो यहाँ पे क्यों पैसा लगाएंगे? उनके पास तो पूरी दुनिया है, कहीं भी पैसा लगा सकते हैं, जहां कमाई होगी वहां पैसा लगा देंगे। तो भारतीय निवेशक फंस गए। तो एक तो ये टैक्स स्ट्रक्चर में कम से कम कोई नई टिंकरिंग नहीं की जाए। अगर इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं तो सरकार जरूर करे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को आप 12.5% से 10% ले आए, इससे अच्छी तो क्या बात है। अगर वो नहीं भी करें तो कुछ और करें, कुछ और री-इमेजिन करें इस टैक्सेशन स्ट्रक्चर को। 1 साल के अंदर लॉन्ग टर्म मानते हैं और उसमें 12.5% टैक्स होता है। आप 2 या 3 साल की विंडो दीजिए, 2-3 साल को लॉन्ग टर्म मानेंगे और उस पर 5% या जीरो टैक्स कर दीजिए। कुछ तो इंसेंटिव दीजिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को शायद सरकार नहीं छेड़े, लेकिन एसटीटी टैक्स को कम करे। शेयर बाजार को भारतीय सरकार ने पिछले कुछ सालों में बहुत ही कैवेलियर ढंग से जैसे ट्रीट किया है। उनको लगता है सोने का अंडे देने वाली मुर्गी है, बस इससे और वसूली करते जाओ। लेकिन वो ये भूल गए कि सारे अंडे एक दिन में निकालने की कोशिश में ना तो मुर्गी बचेगी, ना ही कोई अंडे मिलेंगे। तो जिस चीज से हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता, उसको शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए सैक्रिफाइस किया जा रहा है, और इस अनसर्टनिटी और अनिश्चितता से स्टॉक मार्केट्स को नुकसान हो रहा है। अगर गवर्नमेंट ये कैलकुलेट करे कि मार्केट्स अच्छे अगर चलते तो इंडियन इकोनॉमी पे, स्टॉक मार्केट्स पे, लोगों की जेब पे उसका क्या लाभ पहुंचता, तो शायद वो कहीं ज्यादा होता। उन्होंने जो थोड़ा बहुत टैक्स बढ़ाया उससे, तो जरूरत है शायद कुछ पीछे हटने की। उसी तरह से पर्सनल इनकम टैक्स। अब पर्सनल इनकम टैक्स देखिए, भारत की स्थिति इस समय ऐसी हो रही है कि कॉर्पोरेट से ज्यादा इंडिविजुअल्स यहां पे टैक्स दे रहे हैं। यानी कि मैं और आप जो इनकम टैक्स दे रहे हैं, व्यक्तिगत इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, उसकी रकम लगभग 11 लाख करोड़ तक पहुंच रही है। और जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां हैं, मझोली कंपनियां हैं, उनके द्वारा एकत्रित किया जा रहा कॉर्पोरेट टैक्स कम है। तो ये भी एक विरोधाभास है जिस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ग्रोथ को पुश करना, ग्रोथ को वापस बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है, और सरकार को उसके लिए कुछ सृजनात्मक, कुछ क्रिएटिव, कुछ इमेजिनेटिव और बोल्ड कदम उठाने पड़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर बात तो करते हैं बोल्ड रिफॉर्म्स की, लेकिन वो आते नहीं है। क्या इस बजट में आएंगे? हम देखते हैं। फिर एक बात है वित्तीय अनुशासन की, उसमें हम सही दिशा पे हैं मोर और लेस। जो फिस्कल डेफिसिट की बात है, वो शायद इस बजट के बाद उसका टारगेट 4.9% ऑफ जीडीपी होगा, जो बिल्कुल एक सही दिशा में हम बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे वो 4 और 4.5% के बीच में अगर आता है तो बहुत बेहतर स्थिति होगी। एक और बात है जिसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ये तो आवश्यक है कि वो ऐसे कदम उठाए कि लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा जाए, वो खर्च करें, कंजम्पशन को बूस्ट मिले, प्रोडक्टिविटी बढ़े, लेकिन साथ ही साथ उनको एक कॉन्ट्रडिक्शन भी मैनेज करना है कि सेविंग्स दर भी बढ़े। बचत दर पिछले कुछ सालों में लगातार कम हुई है, जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, खासकर भारत जैसे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ें, वो एक बड़ा चैलेंज है। हम हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे एनकरेज करें। आप देखिए चीन ने किस तरह से डिसरप्ट किया है NVIDIA जैसी बड़ी कंपनी को, अपना एक डीप सीक मॉडल लाके कंपनी, कितने कम पैसों में उन्होंने पूरी AI मार्केट को डिसरप्ट किया है। तो क्या इंडिया ऐसा नहीं कर सकती? हम कैसे उस ट्रेंड को बढ़ावा दें? और भी कई ऐसे बिंदु हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं और जो हम एक्सपेक्ट करते हैं इस सरकार से कि वो करें। लेकिन चूंकि अब सिर्फ 2 दिन रहे हैं बजट आने में, तो ज़्यादा डिटेल डिस्कशन बजट के बाद हम करेंगे, आपसे शेयर करेंगे कि किस तरह का बजट आया, क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई, क्या सरकार उन उम्मीदों पर खरी उतरी है जो उनसे लगाई जा रही हैं, अगर इकोनॉमी को वापस एक रिवाइवल मोड पे लाना है स्लो डाउन मोड से। तो दोस्तों इंतजार करते हैं 1 फरवरी का निर्मला सीतारमण जी के बजट का, और क्या वो हमारी उम्मीदों पर, हमारी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरता है या नहीं। उस पर हम विस्तार से चर्चा बजट के बाद करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लगी होगी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा दोबारा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।